Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 18 of your crack series. हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था. हम सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. बट बिफोर वी स्टार्ट आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट. देखो, सैटरडे का जो क्रैक सीरीज़ का वीडियो होगा, सैटरडे क्रैक सीरीज़ का जो भी वीडियो होगा, राइट, अभी से 45 डेज तक जो भी वीडियो सैटरडे को आएंगे या वीक में कोई भी एक दिन वीडियो ऑन डिमांड होगा. वीडियो ऑन डिमांड, उसमें हम वो टॉपिक्स लेंगे जो आप लोग रिकमेंड करोगे. सो आज कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रीलिम्स के लिए. किसी टॉपिक्स को याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवाना हो, राइट, या किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, तो आप बताना. अगर मुझे लगेगा वो टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक सच में याद करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है या ज़्यादातर बच्चों के वही कमेंट आएंगे, तो आई विल इंक्लूड इट इन माई सैटरडेज वीडियोज़ ऑफ क्रैक सीरीज़, राइट. तो टॉपिक्स मेंशन कर देना और विश्वास रखना कि आप जो भी टॉपिक बताओगे वो हम इंक्लूड करेंगे. जैसे एक दो लोगों ने बोला है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के लिए और प्री इंडिपेंडेंस एक्ट के लिए, तो आई एम कंसिडरिंग दोज एज वेल. बट और भी टॉपिक्स आप लोग बताना जिसको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए. तो आने वाले क्रैक सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करते रहेंगे और एक दिन रखेंगे वीडियो ऑन डिमांड के लिए जिसमें वही टॉपिक्स लाए जाएंगे जो आप लोग कमेंट में बताओगे. ओके, सो टेल मी कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप लोग को, मैं उसको आसान भाषा में समझाऊंगा आपको. ओके, चलो अभी बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ऐसा समझो कि कैसे, देखो, जैसा सपोज एक हाईवे है, राइट, एक हाईवे है और एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है कहाँ पे है? ये सेल के अंदर है. एक हाईवे है और एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है सेल के अंदर. इस तरह से सोचो तो आपको याद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. एक्चुअली होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है. बहुत सारी ट्यूब्स ऐसे चल रही हैं, राइट. और क्या करती है ये? मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं. मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ओके, अब ये दो तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़े से रफ़ होते हैं, और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ़ वाले रफ़ क्यों हैं? क्योंकि इस पर ये जो अटैच है ये राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है, राइबोसोम अटैच है. और रफ़ वाले का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स का काम ही है. राइबोसोम्स का काम ही मैंने आपको कल भी बताया था, राइट, कि यही राइबोसोम्स एक साइट है जहाँ प्रोटीन बिल्ड होते हैं. तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइट. याद रखना इस चीज़ को. इसीलिए इसको बोलते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. अब ये कैसी जगहों पाए जाते हैं? आपके पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज के सेल में, क्योंकि पैंक्रियाज में जो है बहुत ज़्यादा पैंक्रियाज को लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंसुलिन बनाना पड़ता है, राइट. तो इस वजह से पैंक्रियाज में ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते, राइट. ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं. ये सिर्फ लिपिड फैट्स बनाने का काम करते हैं और आपने कोई ड्रग लिया, राइट, पॉइजन लिया, उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये मेनली आपके कहाँ पाए जाएंगे? लीवर सेल्स में पाए जाएंगे, राइट. जहाँ पे लीवर का काम क्या होता है? आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को, अल्कोहल जैसी चीज़ों को आपके ब्लड से रिमूव करना. तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आते हैं. और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा और क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी समझ आ गया होगा. राइबोसोम्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि राइबोसोम्स बेसिकली स्मॉलेस्ट, पहली बात तो ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स अगर होंगे तो राइबोसोम्स होंगे, राइट. इनको पैलेट ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं. पैलेट ग्रेन्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको डिस्कवर ही जॉर्ज पैलेट ने किया था. राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. ओके, ये याद रखना. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह, राइट, उनमें जो राइबोसोम्स का टाइप होता है वो कैसा होता है? 70S टाइप, ठीक है, मतलब स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं. यूकैरियोटिक जैसे कि ह्यूमन वगैरह हैं तो इनमें जो राइबोसोम का टाइप होगा वो 80S होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा. ओके, इस तरीके से याद रखना. अच्छा, एक और चीज़ होता है पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स. पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं? जब क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स जो हैं किसी एक सिंगल स्टैंड ऑफ mRNA से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकें, फटाफट मल्टीपल कॉपी ऑफ प्रोटीन्स को बना सकें, तो उनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स. मतलब एक क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो गया है एक mRNA से, ठीक है, ताकि वो फटाफट से कॉपीज़ ऑफ प्रोटीन क्विकली बना सकें. इसको बोलते हैं
क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स, राइट। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उस पर राइबोसोम अटैच होता है, राइट। रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। रफ वाले का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, स्मूथ वाले का काम लिपिड है, डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को। रफ वाला पैंक्रियाज में है, स्मूथ वाला लीवर में है, राइट। राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया, राइबोसोम्स क्या करते हैं, एराने के बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स को बनाना इनका काम होता है। अभी यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या क्या बोल के कंफ्यूज कर सकता है। एग्जामिनर मान को आपको बोलेगा कि भाई बताओ, क्योंकि यूपीएससी अब टफ हो रहा है, वो ऐसे बोलेगा कि कौन सा ऑर्गेनल है बॉडी में जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन, राइट, एस्ट्रोजन, ऐसे हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल है, तो आपको लगेगा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब तो हार्मोन्स होते हैं, राइट। और इनको सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि सिंथेसाइज वर्ड देखोगे आपको लगेगा प्रोटीन सिंथेसिस तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार के आ जाओगे सिंथेसिस वर्ड देखते ही। बट याद रखना कि ये जो हार्मोन्स हैं ये लिपिड बेस्ड हार्मोन्स हैं, राइट। लिपिड बेस्ड हार्मोन्स हैं, अगर ये स्टेरॉइड्स हैं, राइट, तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आएगा, रफ नहीं, राइट। ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी बोलेगा कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन का एक्सपोर्ट करने में, पूरी सेल्स में प्रोटीन एक्सपोर्ट करने में सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। बट याद रखना, मैंने आपको गोल्गी apparatus के बारे में बताया था, मैंने बताया था पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, पूरा उसका काम है। बिना गोल्गी apparatus के, ठीक है, जो प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता जब तक गोल्गी apparatus नहीं होगा। तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ सोलली लिख के आ जाए, ऑनली लिख के आ जाए, तो वैसे ही खतरे की घंटी होती हो, राइट। अब थोड़ा सा सेल की बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल की बाउंड्री में जो सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है वो होती है सेल वॉल, ठीक है। एक सेल है, उसकी सबसे आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल कहलाती है। आपके घर की भी सबसे आउटर बाउंड्री वॉल कहलाती है ना, वैसे ही सेल की भी सबसे आउटर बाउंड्री सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। ये जो सेल वॉल है, ये सेल का जो शेप है उसको डिसाइड करती है, सेल को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करती है ये जो वॉल है, ठीक है। सेल को बर्स्ट ना होने पाए सेल, अगर बहुत ज़्यादा वाटर सेल में चला गया तो सेल फटे नहीं, इसका भी ध्यान रखती है सेल वॉल, राइट। सेल वॉल किसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल में, प्लांट्स के सेल में मिलेंगे आपको, फंजाई के सेल में मिलेंगे, बैक्टीरिया के सेल में मिलेंगे। बट कभी भी एनिमल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आपको प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया सब जगह सेल वॉल मिलेंगे, बट एनिमल में कभी भी आपको सेल वॉल नहीं मिलेंगे, राइट। सेल वॉल को आप ऐसे समझ सकते हो, आप कभी किसी ट्री के पास जाओ, ट्री का जो ट्रंक होता है उसको टच करो, आपको हार्डनेस फील होगी इस ट्रंक में, राइट। ये ट्रंक होता है ट्री का, इसमें हार्डनेस फील होगी। तो ये जो हार्डनेस फील होती है, बिलियंस ऑफ हैवी सेल वॉल्स होती हैं ये, इसी वजह से हार्ड लगता है। तो ये आउटर वॉल है, सेल वॉल है, राइट, ठीक है। तो सेल वॉल कभी भी एनिमल में नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स में होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ आया। सेकेंड मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझ लो कि जैसे आपके गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है उस तरीके के होता है। ये बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब इसके चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं, बट ये डिसाइड करता है कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, राइट। कौन से आयंस हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से वाटर्स हैं जो अंदर जाएंगे और आएंगे बाहर, ये डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर लिविंग सेल में होती है, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, सब में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाए और हार्मफुल टॉक्सिन सेल के अंदर ना जा पाएँ, राइट। अगर टॉक्सिन्स हैं तो सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, ऑक्सीजन है तो सेल के अंदर जा पाएंगे। ये चीज़ें डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड है, राइट। तो आई होप आपको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा, ओके। याद रखना, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल बाउंड्रीज कहते हैं, यहीं पे कंफ्यूज कर देगा प्लीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेल बाउंड्रीज। तो आपको देगा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus ऐसे लिख के दे देगा। तो आपको चूज़ करना है कि सिर्फ ये दोनों ही सेल बाउंड्रीज होते हैं, राइट। ऐसे यूपीएससी पूछेगा प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड्स होते हैं। और प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, यूनिक टू प्लांट सेल, ठीक है। ये एक तरह का डिपार्टमेंट है फॉर फूड एंड एस्थेटिक्स। प्लांट्स जो अच्छे दिखते हैं और जो फूड जनरेट होता है वो सब प्लास्टिड्स की वजह से ही होता है, राइट। प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं, प्लांट्स फूड कैसे जनरेट कर रहे हैं, वो प्लास्टिड्स डिसाइड करेंगे। सिर्फ प्लांट में होते हैं प्लास्टिड्स। सबसे पहला प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। आपने जानते होंगे इसको कि जो प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है वो क्लोरोफिल की वजह से मिलता है, ठीक है। और क्लोरोफिल ही एक ऐसी साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हैपन होता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर लिख के देगा क्लोरोफिल इज द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हैपेंस, तो दैट्स ट्रू, ठीक है।
क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ओके। और ये कहाँ होता है क्लोरोफिल? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ओके। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, सॉरी, क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है, और क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता है, राइट। फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट जब फूड में कन्वर्ट की जाती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो याद रहेगा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ओके। और याद रखो कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट को आप समझ लो एडवर्टीजमेंट की तरह, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? एक तरह के कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, येलो हो गए, राइट। जो फ्रूट्स और फ्लावर्स आपको कलरफुल दिखते हैं ना, कलरफुल दिखते हैं, ब्राइट कलर्स, उसका जैसे बहुत सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन होता है, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। यूपीएससी एक स्टेटमेंट देगा कि भाई टमाटर जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, जब पक जाता है तो रेड क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कलर जहाँ भी दिखे आपको क्रोमोप्लास्ट याद रखना है, राइट। ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल, अदरवाइज क्रोमोप्लास्ट, ओके, याद रहेगा आपको। आगे बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। सबसे पहले तो नो कलर, उनका सिर्फ एक ही जॉब है कि जैसे जितने भी आपके स्टफ़ हैं, लाइक स्टार्च वगैरह हो गया, राइट, प्रोटीन हो गया, उन सबको स्टोर करना, ये काम है ल्यूकोप्लास्ट का। प्लांट्स के अंदर जो भी स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन है, उन सबको स्टोर करने का काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्लोरोप्लास्ट में मेनली खाना बन रहा है, क्रोमोप्लास्ट मेनली लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, इंसेक्ट्स वगैरह को, और कलर्स दे रहे हैं फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, राइट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? जितने भी इंपॉर्टेंट स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन से प्रोटेक्ट करने का काम है, यही काम होता है प्लास्टिड्स का। तो आई होप आपको प्लास्टिड्स समझ आ गए होंगे और सेल बाउंड्रीज भी समझ आ गई होंगी, ओके। अब बात करते हैं यूपीएससी के ट्रैप्स की। यूपीएससी यहाँ ट्रैप सेट करेगा कि भाई सेल बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ, ठीक है, या फिर सेल बाउंड्रीज स्पेसिफिक बोलते हैं, सेल वॉल। यूपीएससी बोलेगा सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलस की बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पार्शली करेक्ट है। हमने बोला कि जो प्लांट में भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी होती है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है, यस, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलस, राइट, नोट कर लेना इसको। प्लांट की सेल वॉल सेलुलस की बनी होती है, बट जो बैक्टीरिया में हम सेल वॉल देखते हैं, राइट, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। नोट कर लो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल हो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलस की बनी होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है चिटिन या चाइटिन या काइटिन, जो भी आप बोलना चाहो, मैं तो चिटिन बोलता हूँ, राइट। तो चिटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलस, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई की ये सेल वॉल्स किस चीज़ के बने हैं, याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि सेल वॉल सेलुलस के ही बने हैं, जल्दबाजी में ये करके मत आ जाना, ओके। क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए आपको। देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है और यूपीएससी बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, राइट। ये कोई बहुत डॉक्टर्स वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। ये इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आए हैं और हमेशा आते रहेंगे जब तक यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि सब में क्या डिफरेंस है। क्रोमोसोम क्या होता है, कोई पूछे तो आपको फटाक से बताना चाहिए कि भाई ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस। किस चीज़ के बने होते हैं क्रोमोसोम? डीएनए के बने होते हैं प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। किसने इनको पहली बार ऑब्जर्व किया था? हॉफमिस्टर ने, और टर्म कॉइन किया था वॉल्टियर ने, राइट। अभी याद रखो कि क्रोमोसोम का काम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, क्रोमोसोम का काम क्या होता है। तो ऐसे सोचो कि आपके कंप्यूटर में कुछ फोल्डर्स होते हैं, आपके लैपटॉप में कुछ फोल्डर होंगे, उस फोल्डर में क्या होगा? आपकी फाइल्स होंगी, राइट। वैसे ही इस कंप्यूटर को आप समझ लो कि एक सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर होगी आपके फाइल्स, यानी कि जीन्स। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपकी फाइल्स हैं, वैसे सेल के अंदर आपके जीन्स हैं। इस तरह से याद रखना, ठीक है। या फिर जैसे फोल्डर्स के अंदर आपके फाइल्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर आपके जीन्स हैं। तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? सेल के अंदर होते हैं और आपके जीन्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बेसिक काम तो ये है क्रोमोसोम्स का, ओके। अभी ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स को कह सकते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो ऑटोसोम्स होते हैं वो आपकी बॉडी का सब कुछ डिटरमाइन करते हैं कि आपकी हाइट क्या होगी, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपकी नाक का शेप क्या होगा, आपके कान कैसे होंगे, चाहे आप मैन हो या वुमेन हो, ऑटोसोम्स डिसाइड करेंगे। वो सारे फीचर जो सेक्स रिलेटेड नहीं है, राइट, वो सब डिसाइड करेंगे ऑटोसोम्स। ऐसे 44 ऑटोसोम्स होते हैं, राइट।
और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो, राइट। अगर क्रोमोसोम है एक्स 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 इंस्ट्रक्शन मिला है तो फीमेल हो आप, अगर एक्स वाई है तो मेल हो, राइट। ये चीज़ याद रखना। देखो जो ह्यूमन सेल्स होती हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। और ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये 23 पेयर्स में जो है बटे हुए होते हैं, 23 पेयर्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं खुद को। ये ऐसे नहीं कहीं भी फ्लोट हो रहे हैं, वो अपने आप को पेयर्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, राइट। एक होता है कपड़े आपके घर में फैले हुए हैं, एक होता है कि कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, तो डिफरेंस होता है, ठीक है। 46 कपड़े हैं, 23 पेयर्स में आपके शर्ट पैंट करके रखे हुए हैं, इस तरीके से इमेजिन कर लो, राइट। तो इसमें जो 23 पेयर्स हैं वो आपको आपकी मदर से मिलते हैं और 23 जो हैं वो आपको आपकी फादर से मिलते हैं। इस तरीके से 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके। अब इसमें से जो फर्स्ट 22 पेयर्स हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स ये बनाते हैं 44 ऑटोसोम्स, राइट। समझ आ गया, मैंने बता दिया ऑटोसोम्स क्या करते हैं। और जो 23rd पेयर है वो आप डिटरमाइन करता है आपका बायोलॉजिकल सेक्स, राइट। वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ आ गया। ह्यूमंस के जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं दैट इज चिंपैंजीज, उनके पास 23 नहीं 24 पेयर होते हैं और टोटल क्रोमोसोम उनके पास होते हैं 48। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है। प्लांट सेल में मैंने बताया कि सेल वॉल होते हैं, ठीक है, सेलुलस के बने हुए। वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते। सेल वॉल क्या होता है बता दिया मैंने आपको। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। आगे बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स पहले तो होते क्या है, ठीक है, होते क्या है, और प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में या तो होते छोटे छोटे होते हैं या नहीं होते हैं, बट वैक्यूल्स होते क्या हैं। वैक्यूल्स एक तरह की आप समझ लो स्टोरेज यूनिट होती है, वेयर हाउस हो सकता है सेल का, ओके। सेल को सर्वाइव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ स्टोर करके रखते हैं, ओके। या सेल को जिन चीज़ों से छुटकारा चाहिए, जिनसे सेल गेट रीड ऑफ पाना चाहती हैं, वो भी सारी चीज़ें यहीं होती हैं, ओके। देखो वैक्यूल्स होते दोनों में हैं, प्लांट में भी हैं एनिमल में भी हैं, बट प्लांट सेल में जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, यानी कि प्लांट सेल का जो स्टोरेज टैंक है वो बहुत बड़ा होता है, ऐसे याद रखना। एनिमल सेल में स्टोरेज टैंक या तो बहुत छोटा सा होगा या फिर नहीं ही होगा। जब आप प्लांट सेल को देखोगे ना, कोई प्लांट सेल है तो उसमें जो वैक्यूल होगा वो 90% स्पेस पूरा वैक्यूल के पास ही होगा, राइट। इसमें वाटर स्टोर होगा, वेस्ट डिस्पोजल हो जाएगा इसी में, राइट। ये सब वैक्यूल करते हैं। एनिमल सेल में बहुत ही छोटे छोटे डिलीवरी बैग्स होंगे वैक्यूल्स के। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा ये, ओके। सेंट्रोजोम जो होते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम होते क्या है, देखो सेंट्रोजोम को ऐसे समझ लो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर मान लो, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मान लो सेल का, राइट। सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, खास करके इंपॉर्टेंट रोल तब आता है जब मैंने आपको सेल डिवीज़न बताया था ना। सेल डिवीज़न के टाइम पे सेंट्रोजोम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम जो है एक्चुअली न्यूक्लियस के पास होते हैं, बिल्कुल, ओके। और क्या होता है इसमें कि जब आपकी सेल डिवाइड होने वाली होती है, राइट, सबसे फेमस रोल इसका तब आता है। मैंने बताया था माइटोसिस, जब सेल डिवाइड होती है, सेल को बिल्कुल स्प्लिट होना होता है 2 टुकड़ों में, राइट। तो सेल डिवाइड होने से पहले जो सेंट्रोजोम होते हैं अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, ओके, और सेल के अपोजिट पोल्स पे जाके बैठ जाते हैं, ओके। तो खींचते हैं सेल को एक दूसरे से अलग, ताकि वो सेल अलग हो सके। जैसे फिशरमैन है, ठीक है, और क्या करता है वो फिशरमैन क्या करता है, डालता है पानी में और खींचता है, वैसे ये इस तरफ बैठे इस तरफ और खींचते हैं, पुल अपार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल डिवीजन भी हेल्प करते हैं ये सेंट्रोजोम, ओके। अब प्लांट्स में इस तरह से सेल डिवीज़न नहीं होता, वो कुछ और मेथड यूज़ करते हैं, बट एनिमल्स में जो है प्रेजेंट होते हैं ये सेंट्रियोल्स, ओके। सेंट्रियोल का शेप क्या होता है, ये टी शेप्ड सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, ओके। और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ लिखा है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब हॉलो प्रोटीन ट्यूब्स, बिल्कुल खाली प्रोटीन ट्यूब्स होती है जो कि सेल के स्केलेटन की तरह ऐड करती हैं, राइट। इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल मेन फंक्शन याद रखना, सेंट्रोजोम हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न में, इतना ही जाना ज़रूरी है। प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज़ें याद रहेंगी। इतनी बातें हमने सेल की कर ली हैं, बेसिक बायोलॉजी की कर ली। इतनी आपको बायोलॉजी अगर आएगी तो एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सही कर लोगे, ओके। अच्छा, पेपर टैक्स क्या होते हैं, ऐसे अजीब से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये बेसिक बहुत पूछता है। पेपर टैक्स क्या होते हैं, एक ऐसा टैक्स जिनका पेपर पे तो महत्व है मगर उनसे एक्चुअल रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है। मतलब नाम बड़ा है इस टैक्स का मगर काम छोटा है, ठीक है। ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए सिम्बॉलिक होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है।
अब रिच लोगों की वेल्थ पे टैक्स लगता है। ये तो इंडिया में अबॉलिश हो चुका है 2015 में, ठीक है, क्योंकि बहुत कम रेवेन्यू जन होता था और कंप्लायंस इशू बहुत कम था। रिच लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं टैक्स मत देने का। गिफ्ट पे टैक्स, ठीक है, अब ये मोस्टली इनकम टैक्स के अंदर ही कवर हो जाता है। और स्टेट ड्यूटी, प्रॉपर्टी कहीं से इनहेरिट करी, ठीक है, किसी की डेथ हुई तो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई उस किसी और को, तो उस पर टैक्स लगना, ये सब ये बहुत पहले इंडिया में एबॉलिश हो गया 1985 में ही। तो इस तरह के जो टैक्स थे ये पेपर टैक्स थे, राइट। पेपर टैक्स जो है यूपीएससी बोलेगा पेपर टैक्स बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत लो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। देखने में लगेगा वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ये सब बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको एक एक करके अबॉलिश भी कर दिया गया। तो याद रखना पेपर टैक्स को, कभी पूछा जाए तो पता होना चाहिए आप। अच्छा, लाफर्स कर्व क्या होता है? लाफर कर्व का टॉपिक रिलेटेड है टैक्स रेट से, टैक्स रेट से जुड़ा हुआ है। देखो यूजुअली आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन लाफर्स का ये कहता है कि गवर्नमेंट मान लो टैक्स बढ़ा रही है, टैक्स रेट बढ़ाती चली जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा टैक्स बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद जो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कम होता चला जाएगा, राइट। मतलब अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट तक तो भाई गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आएगा गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है कि गवर्नमेंट की इनकम ही कम होने लग जाएगी। अब आप सोचोगे ऐसा हो कैसे सकता है भाई, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही तो उसकी इनकम कैसे जनरेट हो सकती है, कैसे कम हो सकती है, राइट। तो ये होता है ऐसे है कि जब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएंगे तो आपकी इकनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होने लगेंगे, आपकी इकनॉमी में लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, आपकी इकनॉमी से लोग टैक्स इवेजन ज़्यादा करने लग जाएंगे, ठीक है। लोगों का काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा क्योंकि सब पैसा तो टैक्स में चला जा रहा है। इस वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इनकम है वो कम हो जाएगी, राइट। इसीलिए कहते हैं कि अगर 0% टैक्स पे गवर्नमेंट को ज़ीरो रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, तो 100% टैक्स अगर लगा देगा तब उस पर भी ज़ीरो रेवेन्यू मिलेगा, राइट। मैक्सिमम रेवेन्यू बीच में ही मिलता है, ठीक है, बीच में ही, इसलिए गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकती, मैक्सिमम रेवेन्यू उसको यहीं मिलेगा, राइट। अब गवर्नमेंट 100% टैक्स लगा दे अगर, तो जितनी इनकम आ रही है उतना अगर टैक्स ही पे कर दोगे तो आप कमाओगे क्यों, आप काम क्यों करोगे, तो काम नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा कौन, राइट। तो इसलिए लाफर्स कर्व यही बताता है, इधर गवर्नमेंट के रेवेन्यू, इधर टैक्स रेट, राइट। तो ये दोनों का ग्राफ है लाफर्स कर्व, याद रखना किसके से भी टैक्स रेट और गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है लाफर्स कर्व, यही पता होना चाहिए आपको बस। यूपीएससी स्टेटमेंट कभी ऐसे देगा कि हाइयर टैक्स ऑलवेज इंक्रीजेज रेवेन्यू, तो आपको लाफर्स कर्व याद आना चाहिए, नहीं, लाफर्स कर्व इस चीज़ को मना करता है, राइट। यूपीएससी बोलेगा कि 0% टैक्स गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू, कैसे भाई, जब 0% टैक्स है तो रेवेन्यू कैसे ज़्यादा होगा, राइट। यूपीएससी बोलेगा 100% टैक्स गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू, ये भी गलत है, एक्सट्रीम सारे गलत होते हैं, राइट। अच्छा, ये पैरेलल इकनॉमी क्या होती है? पैरेलल इकनॉमी ऐसी इकनॉमी जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे नहीं दिखती है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक इनकम हो गई, ब्लैक इनकम के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कुछ इलीगल हिडन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो पैसा गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है वो बोलते हैं पैरेलल इकनॉमी, राइट। जो जीडीपी में कैलकुलेशन में नहीं आ पाती है, जैसे टैक्स इवेट किया जा रहा है, राइट। मोस्टली जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पैरेलल इकनॉमी में होते हैं, ठीक। ब्लैक मनी, हवाला ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यूपीएससी आपको दे देगा कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं पैरेलल इकनॉमी के, हवाला ट्रांजैक्शन, ब्लैक मनी, राइट। तो आप समझ लेना कि ये सब ही आपके पैरेलल इकनॉमी के हिस्सा हैं। पैरेलल इकनॉमी की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होता है, याद रखना। यूपीएससी बोलेगा पैरेलल इकनॉमी की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स का फ़ायदा होता है। अगर आपको पैरेलल इकनॉमी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बोलोगे नहीं नहीं, इससे तो टैक्स का लॉस होगा और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की इनफेक्टिव हो जाती हैं पैरेलल इकनॉमी की वजह से, राइट। करप्शन बढ़ता है। तो पैरेलल इकनॉमी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऐसे हिडन टॉपिक्स यूपीएससी उठा उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल डिफरेंट एग्जाम्स में, अपने सीडीएस में, सीएपीएफ में, तो यूपीएससी में ही पूछेगा ही पूछेगा, ओके। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है कि 100 से लेकर के, ठीक है, आपके जो 106th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट है, 100 अमेंडमेंट इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, 101 जीएसटी का था, 102 एनसीबीसी वाला अमेंडमेंट था जिसने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, 103 अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस का था, उनको 10% रिजर्वेशन मिला, राइट। 104 में आपने एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन होता था लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 105 में आपने क्या किया, सोशियो एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट की जो पावर थी स्टेट गवर्नमेंट की उनको आइडेंटिफाई करने की, वो रिस्टोर करी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी कि सोशियो इकोनॉमिकली
सोशियो और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को स्टेट गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ये 105th अमेंडमेंट हुआ। और 106 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें हमने 1/3 सीट्स लोकसभा में रिजर्व करने की बात करी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में वुमेन के लिए। तो आई होप ये आपको 100 से लेकर 106 तक के अमेंडमेंट पता होना चाहिए, कभी मैच करने को आ जाए, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको, लेटेस्ट अमेंडमेंट पता होने चाहिए हमेशा, तो इनको रिवाइज़ कर लेना। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।